रीतकाल का नामकरण। रीतकाल का नामकरण किसी भी काल के नामकरण का विषय विद्वानों के लिए विचारणीय हो सकता है। सामान्यतः संवत 1700 से 1900 तक के काल को हिंदी साहित्य में रीतकाल के नाम से अभिहित किया गया है, जिसमें सामान्य रूप से श्रृंगार परक लक्षण ग्रंथों की रचना हुई। परंतु हिंदी साहित्य के आदिकाल के समान रीतकाल के नामकरण के संबंध में भी मतभेद है। विद्वानों ने अपने अपने तर्कों के आधार पर इस काल को अलग अलग नाम दिए हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने के हिंदी साहित्य के इतिहास से पूर्व मिश्रबंधु विनोद लिखा जा चुका था, जिसमें मिश्रबंधुओं ने अपने मिश्रबंधु विनोद नामक ग्रंथ में इस काल को अलंकृत काल की संज्ञा दी है। अपने तर्क देते हुए उनका कथन है कि क्योंकि इस काल में अधिकतर अलंकारों के संबंध में ही लक्षण, उदाहरण आदि प्रस्तुत किए गए हैं, इसलिए इसे अलंकृत काल कहना ठीक है। डॉक्टर रामशंकर शुक्ल रसाल इस काल को कला काल कहना ठीक समझते हैं। इसमें उनका तर्क है क्योंकि इस काल में कला पक्ष की ही अधिक प्रधानता रही है और काव्य के कला पक्ष का जितना उत्कर्ष इस काल में हुआ उतना पहले कभी नहीं हुआ। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इस काल को श्रृंगार काल के नाम से अभिहित करते हुए कहा है कि रीत काल के अधिकतर कवियों और आचार्यों ने, चाहे वे रीतबद्ध ही रहे या रीत सिद्ध, उन्होंने श्रृंगार रस पर ही दृष्टि केंद्रित रखी है, इसलिए श्रृंगार काल नाम ही उचित है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे रीत काल कहा। यह नाम युग की सार्थकता को लक्षित करता है, अतः इसे ही अधिक माना जाता है, क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के नामकरण के सिवाय अन्य नामकरणों के लिए जहाँ पर रचना पद्धति का आधार ग्रहण किया गया है, वहाँ पर रामचंद्र शुक्ल के नामकरण के लिए उस युग की रचनाओं के आधार को ग्रहण किया गया है। मिश्रबंधुओं द्वारा संग्रहित अलंकृत काल नाम को विद्वानों ने स्वीकार नहीं किया, क्योंकि इस युग के लिए अलंकृत विशेषण अधिक समीचीन प्रतीत नहीं होता। मिश्रबंधुओं ने अपने इस नामकरण के पक्ष में यह तर्क दिया कि इस युग की कविता को अलंकृत करने की परिपाटी अधिक थी, पर इसलिए मान्य नहीं हो सकता क्योंकि यह कविता केवल अलंकृत ही नहीं है, इतर काव्यांगों को भी इसमें यथोचित स्थान प्राप्त रहा है। कवियों की प्रवृत्ति भी केवल अलंकार युक्त रचनाएं करने की नहीं थी, उन्होंने इसकी अपेक्षा रस पर अधिक बल दिया। यह ठीक है कि संस्कृत काव्यशास्त्र में अलंकार शब्द विविध काव्यांगों का बोधक अवश्य रहा है, अतः इस अर्थ में यदि अलंकार विशेषण इस युग की काव्यांग निरूपण प्रवृत्ति के लिए ग्रहण किया जाए तो असंगत नहीं है, पर चूंकि अलंकृत शब्द कृत प्रत्यय के कारण इस युग की कविता का विशेषण हो सकता है, लक्षण ग्रंथों का नहीं, तो जो प्रचुर परिमाण में उपलब्ध होते हैं इसलिए इस युग को किसी सीमा तक अलंकार कहना युक्त नहीं हो सकता। इधर हिंदी में अलंकार शब्द काव्यांग विशेष के लिए ही रूढ़ है, काव्यशास्त्र के लिए गृहीत नहीं होता, अतः व्यवहार और इसलिए अव्याप्ति कारण इसको स्वीकार करना भी संगत प्रतीत नहीं होता। विद्वानों ने इस नामकरण को अस्वीकार करने के पीछे यह मत भी दिया है कि यदि इसे उक्त नाम से अभिहित किया जाएगा तो इस काल की जो प्रमुख प्रवृत्ति रीति है उसमें अंतर विरोध होगा, अतः यह मान लें कि इस काल में अलंकारों के लक्षण, उदाहरण ही अधिक प्रस्तुत किए गए हैं, तो यह भी नहीं, क्योंकि काव्य के दूसरे अंगों जैसे शब्द शक्ति, रस, भाव, ध्वनि और वक्रोक्ति आदि के संबंध में बहुत कुछ लिखा गया है। केवल केशों को छोड़कर मतिराम बिहारी और देव का काव्य रस, भाव और ध्वनि की दृष्टि से भी बहुत समृद्ध है, इसलिए यह अलंकृत काल नाम सार्थक नहीं माना जा सकता, क्योंकि पूरे युग की विशिष्ट प्रवृत्तियों का बोध इस नाम से नहीं हो पाता है। डॉक्टर रामशंकर शुक्ल रसाल द्वारा अभिहित कलाकाल नाम भी इस युग के लिए स्वीकार नहीं किया गया। विद्वानों के अनुसार रीतकाल डॉक्टर रामशंकर शुक्ल रसाल द्वारा अभिहित कलाकाल नाम भी इस युग के लिए स्वीकार नहीं किया गया। विद्वानों के अनुसार रीतकाल
रीतकालीन साहित्य में कला पक्ष की प्रधानता को देखकर इसे कलाकाल कहना भी असमीचीन है। तथ्य तो यह है कि साहित्य में भाव पक्ष और कला पक्ष परस्पर इस प्रकार संपृक्त होते हैं कि उसमें विभाजक रेखा खींच पाना अत्यंत कठिन काम है। और इस काल में काव्य के केवल बाह्य पक्ष पर ही बल नहीं दिया गया, अपितु उसका आंतरिक पक्ष भी बहुत अच्छी तरह से प्रस्तुत किया गया है। अगर केवल कला पक्ष पर ही ध्यान केंद्रित माना जाए तब तो वीर गाथा काल और भक्ति काल को भी उन कालों से न मानकर कलाकाल के नाम से ही अभिहित करना पड़ेगा, क्योंकि उन कालों में भी तो काव्य के कला पक्ष को बहुलता मिलती है, कला पक्ष की बहुलता मिलती है। इसलिए माना जा सकता है कि साहित्य में भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों का ही महत्वपूर्ण योगदान होता है, दोनों में विभाजन नहीं किया जा सकता। इसलिए इस काल का कलाकाल नाम स्वीकार करने में एकांगिकता आ जाएगी, अतएव यह नाम भी उचित नहीं है। इस काल के लिए आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल की प्रमुखता को श्रृंगार रस की प्रमुखता को लक्ष्य में रखकर इसे श्रृंगार काल नाम प्रदान किया है, परंतु उनका यह नामकरण भी एकांगिकता के दोष से मुक्त नहीं है, क्योंकि न तो उस काल में कवियों ने श्रृंगार रस के संपूर्ण अंगों का विवेचन नहीं किया और न ही उनके द्वारा श्रृंगार अपने वास्तविक एवं शुद्ध रूप में अक्षुण्ण बनाए रखा जा सका है। कहीं कहीं तो ऐसा लगता है कि यह श्रृंगार रस न होकर मात्र श्रृंगाराभास हो, यानी श्रृंगार का आभास मात्र हो, या उससे भी आगे बढ़कर कहीं कहीं अश्लीलता को ग्रहण कर गया हो। यह ठीक है कि इस काल अर्थात रीतकाल में श्रृंगार रस की प्रधानता है, परंतु वह स्वतंत्र रूप में नहीं अपितु रीत पर आश्रित है, चाहे रीतबद्ध कवि हो या रीत सिद्ध अथवा रीत मुक्त, सभी पर प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से रीत परंपरा का ही प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। इसलिए श्रृंगार काल उस काल की आंतरिक और प्रमुख प्रवृत्ति का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता। इसके साथ ही यह कहना भी उचित है कि श्रृंगार के अतिरिक्त इस काल में भी रस का काव्य और नीत काव्य भी लिखा गया, जिसके जीवंत प्रमाण भूषण ग्वाल, सूधन, जोधराज और गुरु गोविंद सिंह वीर रस के तथा वृंद और गिरधर इत्यादि नीत के सूक्तिकार कहे जा सकते हैं। ऐसी स्थिति में श्रृंगार की प्रधानता और प्रमुखता का प्रश्न ही नहीं उठता और न ही श्रृंगार काल नाम का, क्योंकि श्रृंगार काल नाम की संज्ञा रीतकाल की आंतरिक प्रवृत्ति का ठीक तरह से प्रतिनिधित्व नहीं करती। यही कारण है कि हिंदी साहित्य में श्रृंगार काल के नाम का अनुकरण नहीं किया गया और न ही यह नाम उपयुक्त कहा जा सकता है, क्योंकि इस प्रसंग में यह कहना कि प्रस्तुत काल में रीतबद्ध और रीत मुक्त धारा के कवियों में श्रृंगार की प्रधानता रही है, अतः इस काल का नाम श्रृंगार काल उपयुक्त है, उचित नहीं। जहाँ तक दो विशेषणों रीत और श्रृंगार का प्रश्न है, श्रृंगार इस काल में रीत के परिवेष्टन के रूप में आया है, परंतु प्रमुखता रीत प्रवृत्ति की है, इसलिए दोनों ही अपने अपने स्थानों पर महत्वपूर्ण है। इस युग के लिए रीत विशेषण का प्रयोग करने वाले आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने यद्यपि इस काल को श्रृंगार काल कहे जाने में आपत्ति प्रकट नहीं की। इस विषय में उन्होंने कहा है, वास्तव में श्रृंगार और वीर इन दो रसों की कविता इस काल में हुई है, प्रधानता श्रृंगार रस की ही रही। इससे इस काल को रस के विचार से कोई श्रृंगार काल कहे तो कह सकता है, किंतु इसका अर्थ यह कदापि नहीं है कि इस युग को श्रृंगार काल कहना सर्वथा समीचीन है। इस नाम के पक्ष में जो यह तर्क दिया जाता है कि इस युग के कवियों की व्यापक प्रवृत्ति श्रृंगार वर्णन की थी, उसके परिणाम स्वरूप उसके स्वीकार किए जाने में आपत्ति की जा सकती है। यदि यह स्वीकार कर भी लिया जाए इस युग के कवियों की व्यापक प्रवृत्ति श्रृंगारिक ही थी, तो भी इसे श्रृंगार काल कहने में अव्याप्ति दोष होगा, क्योंकि इस दशा में वीर भक्त आदि श्रृंगार इतर रसों में ही रचे गए तथा काव्यांग विवेचन की दृष्टि से लिखित अनेक महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध लक्षण ज्ञान इसकी परिसीमा में न आ सकेंगे। इस संबंध में यद्यपि यह तर्क दिया जा सकता है कि चूंकि इनके रचयिताओं ने थोड़े बहुत श्रृंगारिक छंद लिखे, इसलिए यह भी श्रृंगार काल की परिधि के भीतर आ ही जाते हैं, किंतु इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि विशिष्ट परिस्थितियों में लिखे गए कतिपय छंद अथवा रचनाएं न तो उसकी श्रृंगारिक प्रवृत्ति की ही द्योतक हो सकती हैं, न इन ग्रंथों की विषय भिन्नता के तथ्य से दृष्टि की
दृष्टि फेरी जा सकती है। अतः कह सकते हैं कि इस युग की मूल प्रवृत्ति श्रृंगारिक नहीं, और इसलिए इसे श्रृंगार काल कहना भी अपने आप में युक्त नहीं है, यानी उचित नहीं है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस काल को रीत काल कहना उचित माना है। इस नामकरण के संबंध में जो युक्तियाँ और जो तर्क दिए जा सकते हैं वे सभी अपना ठोस धरातल रखते हैं। पहली बात तो यह है कि यह काल अपने नामकरण के लिए एक पद्धति विशेष को आधार बनाए हुए है, जो इस काल की धुरी है, अर्थात रीत पद्धति। क्योंकि इस काल के प्रत्येक कवि ने इसी पद्धति अर्थात परंपरा में अपनी रचनाएं की हैं, इसलिए आचार्य शुक्ल का पद्धति विशेष पर किया गया इस युग का नामकरण नितांत समीचीन है। क्योंकि इस काल में रीत पद्धति पर लिखने की प्रवृत्ति का बोलबाला रहा है। उस समय का वातावरण भी कुछ ऐसा था। उस युग के प्रत्येक कवि ने रीत परंपरा के सांचे में ढलकर ही लिखा, क्योंकि तभी उसे समुचित प्रतिष्ठा प्राप्त हो सकती थी। डॉक्टर भगीरथ मिश्र के शब्दों में उसे रस, अलंकार, नायिका भेद, ध्वनि आदि के वर्णन के सहारे ही अपनी कवित्व प्रतिभा दिखाना आवश्यक था। इस युग में उदाहरणों पर विवाद होते थे, इस बात पर कि उसके भीतर कौन सा अलंकार है, कौन सी शब्द शक्ति है, कौन सा रस या भाव है, उसमें वर्णित नायिका किस भेद के अंतर्गत है। काव्यों की टीकाओं और व्याख्याओं से काव्य सौंदर्य को स्पष्ट करने के लिए भी उसके भीतर अलंकार, रस, नायिका भेद को स्पष्ट किया जाता था। काव्य गोष्ठियों में भी यही प्रवृत्ति थी। अतः यह युग रीत पद्धति का ही युग था और इससे संबंधित असंख्य ग्रंथ लिखे गए। इस संदर्भ में यह तथ्य भी उल्लेखनीय है कि रीतकालीन साहित्य के रसास्वादन के लिए रस, अलंकार, नायिका भेद आदि के ज्ञान के बिना काम नहीं चल सकता। रीतबद्ध कवियों के साहित्य को समझने का रहस्य तो नायिका आदि भेद में ही निहित है ही। साथ साथ रीतबद्ध और रीत सिद्ध और रीत मुक्त कवियों के ग्रंथों की पार्श्वभूमि में भी नायिका भेद, रस, अलंकार आदि का प्रौढ़ ज्ञान काम करता हुआ सा दिखाई देता है। इस दृष्टि से इनका मूल वर्ण विषय काव्यशास्त्र माना जा सकता है और तब रीतकाल नामकरण को स्वीकार करने में संकोच नहीं होना चाहिए, क्योंकि रीत शब्द काव्यशास्त्र का ही पर्याय माना जाता है। दूसरी बात यह है कि इस युग को रीतकाल कहने से इसकी सीमा बहुत विस्तृत हो जाती है, जिसमें वीर रस अथवा सूक्त काव्य की गणना भी हो सकती है। तीसरी बात यह है कि यह नाम स्वीकार कर लेने से उस काल की बाह्य और आंतरिक प्रवृत्ति अर्थात भाव पक्ष और कला पक्ष का संबंध नहीं टूटता और न ही किसी महत्वपूर्ण वस्तुगत विशेषता की उपेक्षा होती है। इसलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल का नाम रीतकाल अपने नामकरण की दृष्टि से सार्थक, उचित और तर्क संगत है। डॉक्टर महेंद्र कुमार ने अपने ग्रंथ हिंदी साहित्य का उत्तर मध्यकाल रीतकाल में विद्वानों द्वारा प्रस्तुत सभी नामों की सविस्तार चर्चा करते हुए इस काल को रीतकाल मानना उचित, युक्त, संगत कहा है। जहाँ तक इस युग को रीत विशेषण सहित प्रयोग में लाने का प्रश्न है, उसके विषय में यह सहज ही कहा जा सकता है कि श्रृंगार काल की अपेक्षा यह अधिक वैज्ञानिक और संगत है। कारण इसमें रीत संबंधी ग्रंथ ही अधिकांशतः नहीं लिखे गए, अपितु इस युग में कवियों की प्रवृत्ति भी ऐसे ही ग्रंथ रचने की थी। इन कवियों ने यदि श्रृंगारिक छंद रचे भी तो वे सामान्यतया स्वतंत्र रूप से रचित न होकर श्रृंगार रस की सामग्री के लक्षणों के उदाहरण होने के कारण रीतबद्ध ही थे। इतना ही नहीं, रीत निरूपण की यह प्रवृत्ति अपनी विशिष्ट पृष्ठभूमि और परंपरा के साथ आई थी। भक्तकाल में ही काव्यशास्त्र लोगों की चर्चा का विषय बन गया था। नंददास द्वारा रस मंजरी जैसा नायिका भेद संबंधी ग्रंथ लिखा जाना तथा तुलसीदास द्वारा ध्वनि अवरेश कवित्व गुण जाति मीन मनोहर ते बहुभांति आदि कहा जाना इसकी पुष्टि के पर्याप्त उदाहरण है। इसके साथ ही साथ केशव, रहीम, सुंदर दास आदि अनेक कवियों ने कवि चर्चा के इस विषय को अग्रसर किया, तो आगे चलकर साधारण कवियों तक का वर्ण विषय होने के कारण
इस युग की प्रवृत्ति का द्योतक हो गया। दूसरे, इस अभिधान को स्वीकार कर लेने में सबसे बड़ा लाभ यह है कि इसकी परिधि के भीतर केवल वे लक्षण और लक्ष्य ग्रंथ ही नहीं आते जो श्रृंगारिक रचनाओं से युक्त हैं, अपितु वह ग्रंथ भी इसकी परिसीमा के बाहर नहीं पड़ते जो अन्य रसों में काव्यांग विवेचन के निमित्त रचे गए हैं। यद्यपि यह कहा जा सकता है कि रीतकाल संज्ञा भी अपने आप में व्यापक नहीं, क्योंकि घनानंद, आलम, बोधा, ठाकुर, सूदन आदि ने भी कभी तो आदि हुए कभी हैं, कभी भी तो इसके अंतर्गत नहीं आ पाते, जिन्होंने अपने काव्य ग्रंथों की रचना न तो काव्यांगों के विवेचन के लिए की और न उन पर काव्यशास्त्र का प्रभाव ही रहा। किंतु इसके उत्तर में यह स्पष्ट कर देना असंगत न होगा कि इन कवियों में सूदन, जोधराज जैसे गिने चुने वीर कवि वीर गाथा काव्य काल यानी आदिकाल की परंपरा में रखे जाने चाहिए, कारण इनकी रचना शैली उस युग के ग्रंथों की शैली से दूर नहीं है। वर्तमान युग में ब्रजभाषा काव्य तथा काव्य शास्त्र के अनेक ग्रंथों का प्रणयन हुआ है और अब भी हो रहा है, तो उनके सन्निविष्ट न हो सकने का कारण क्या आधुनिक काल अथवा गद्य काल अभिधान को अमान्य ठहराया जा सकता है? पुरानी परंपरा के ग्रंथ तो प्रत्येक युग में मिल ही जाते हैं। इसी प्रकार इस युग में वृंद आदि नीत कवियों की रचनाएं भी व्यक्तिकाल की मर्यादावादी विचारधारा की परंपरा के द्योतक हैं। उनसे भी रीतकाल संज्ञा पर कोई विपरीत प्रभाव न पड़ना चाहिए। ऐसे ही घनानंद, बोधा आदि कतिपय उत्कृष्ट कोटि के कवियों के विषय में भी कहा जा सकता है कि इन्हें गिने कवियों के पृथक प्रवृत्ति को रीत मुक्त नाम दे देने से कोई हर्ज न होगा, यदि इनके वर्ण विषय को श्रृंगार कहते हुए इन्हें फुटकल खाते में न डाले जाने की दुहाई देकर इनको उचित स्थान दिलाने के लिए ही श्रृंगार काल संज्ञा पर बल दिया जाता है, तो इनके विषय में यह भी स्पष्ट कर देना आवश्यक होता है कि इन कवियों का काव्य संस्कृत काव्यशास्त्र की दृष्टि से विशुद्ध श्रृंगार की कोटि में नहीं रखा जा सकता, कारण यह फारसी की प्रेमाभिव्यक्ति की पद्धति का एक प्रकार से भारतीय रूप है, जिसे पृथक स्थान मिलना ही चाहिए। न इसे श्रृंगार काल की परिसीमा में लिया जा सकता है और न रीत काल की ही सीमा में। इसका अपना पृथक वर्ग था और चूंकि इनकी काव्य पद्धति का अधिक प्रचलन नहीं हो सका, इसलिए इस काल का नामकरण करने के लिए इन्हें फुटकल खाते में डाल देने से कोई हानि न होगी। यदि किसी आग्रह के कारण इन्हें सम्मिलित करने के लिए इस युग को श्रृंगार काल नाम दे तो भी भूषण जैसे राज प्रशस्तियों के रचयिता, उत्कृष्ट कवि तथा जसवंत सिंह जैसे प्रसिद्ध कवि शिक्षक आचार्य फुटकल खाते में डालने पड़ेंगे, और वो यह उतना ही बड़ा अन्याय होगा जितना कि घनानंद आदि की फुटकल खाते में डाले जाने की दुहाई देकर कहा जाता है। विषय चयन के आधार पर इस काल को रीतकाल कहने में किसी प्रकार का अव्याप्ति दोष न होगा, क्योंकि प्रत्येक कवि द्वारा इसमें श्रृंगार को न्यूनाधिक रूप से ग्रहण किया जाना भी तो विशेष प्रकार की रीति पद्धति ही है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दबे स्वर में इसको श्रृंगार काल कहे जाने में तो आपत्ति प्रकट नहीं की। उसका कारण यही हो सकता है कि इनके समय तक सामान्य रूप से इस युग का श्रृंगार परक साहित्य अधिक प्रकाश में आया था। इस काल में यह स्पष्ट कर देना असंगत न होगा कि अनेक रीत आचार्यों ने ऐसे ही ग्रंथ लिखे जो रीत निरूपण संबंधी हैं, पर क्योंकि काव्यांग निरूपण में उनका मनोयोग परिलक्षित होता है तथा लक्ष्य ग्रंथों में उनके काव्य शास्त्रीय संस्कार मुखर होकर आए हैं, इसलिए उनकी सभी विषयों की रचनाएं इसी कोटि की मानी जाएंगी एवं उनको भी रीत कवि कहना ही अधिक युक्त होगा, भले ही वह एक या एक से अधिक ग्रंथ ऐसे लिख गए हों जिन पर काव्य शास्त्र की छाप स्पष्टता परिलक्षित नहीं होती। इस प्रकार रीतकालीन काव्य के सभी पक्षों और प्रति गतिविधियों का अध्ययन निरीक्षण करने के उपरांत निर्विवाद रूप से कहा जा सकता है कि उस काल की व्यापक और प्रमुख प्रवृत्ति रीति है। अतः हिंदी साहित्य में उत्तर मध्यकाल को रीतकाल के नाम से
अभिहित करना अधिक उपयुक्त है। अलंकृत काल, कला काल अथवा श्रृंगार काल नाम उसकी आंतरिक प्रवृत्ति का ठीक तरह से प्रतिनिधित्व नहीं करते। इस विषय में डॉक्टर भगीरथ मिश्र के निष्कर्ष को उपस्थित करना अधिक संगत प्रतीत होता है। कला काल उन्होंने लिखा है, कला काल कहने से कवियों की रसिकता की उपेक्षा होती है। श्रृंगार काल कहने से भी रस और राज प्रशंसा की। रीत काल कहने से प्रायः कोई भी महत्वपूर्ण वस्तुगत विशेषता उपेक्षित नहीं होती और प्रमुख प्रवृत्ति सामने आ जाती है। यह युग रीत पद्धति का युग है। यह धारणा वास्तविक रूप से नहीं है, जिसके आधार पर आचार्य शुक्ल का रीत काल नामकरण तर्क संगत तथा स्वीकारणीय है। सारांश: इस अध्याय में हमने रीतकाल के नामकरण पर यह विचार किया तथा रीतकाल का नामकरण करने वाले सभी विद्वानों का परिचय भी प्राप्त किया। समाप्त।